जय हिंद दोस्तों। बाय एन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेली की तरह आज हम फिर लेके उपस्थित हो गए हैं आपके सामने विज्ञान का 1000 एमसीक्यू सीरीज का ये 8वां क्लास है। इसके पहले के 7 क्लास आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारा वीडियो। और बता दें दोस्तों, यह डेली शाम को 6 बजे इस चैनल पर क्लास अपलोड होती है। और ये क्लास सभी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो चल रहे हैं और ये जो आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, जो रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी में विज्ञान का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी टेक्नीशियन में देख सकते हैं 40 क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज विज्ञान का ही होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें सारा सब्जेक्ट जो भी है विज्ञान का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबका मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी लिए गए हैं पेपर से, और जो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने की संभावना है उनको भी शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, किसी यांत्रिक यंत्र में एक लंबे हाथ के रूप में बल को संतुलित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। और बता दें दोस्तों कि जो लीवर होता है उसके द्वारा बल को संतुलित करने में ये सहायता करता है। यह एक यांत्रिक यंत्र होता है जिसमें एक लंबा हाथ, जिसको हम आर्म बोलते हैं, वो लगा होता है, जिसका उपयोग बल को संतुलित करने और कार्य को सरल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए, लीवर, इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव्यमान का माप क्या होता है? तो द्रव्यमान को हम मापने के लिए किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, आप सभी को पता भी होगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्रव्यमान का माप किलोग्राम, जिसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं, में किया जाता है, जो एसआई इकाई प्रणाली का एक हिस्सा होता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनामी किस कारण से उत्पन्न होती है? तो आपको बताना है कि जो सुनामी होती है उसका उत्पन्न होने का कारण क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र के भीतर भीतर जो है भूकंपीय हलचल जब होती है तब सुनामी उत्पन्न होती है। और बताया गया है कि सुनामी जो होती है, जो समुद्र के अंदर भूकंप की तरह जो हलचल होती है उसकी वजह से समुद्र तल में विस्फोट होता है, उससे उत्पन्न होती है, जो बड़ी लहरों का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ऊर्जा रूप को काम की ऊर्जा कहा जाता है? तो जो गतिज ऊर्जा है उसको हम काम की ऊर्जा बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गतिज ऊर्जा को काम की ऊर्जा कहा जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु के गति से संबंधित होती है और कार्य करने में सक्षम मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो किसी भी प्रकार का तापीय संचरण नहीं करता? क्या नहीं करता? तापीय संचरण जो कि नहीं करता। तो आपको बताना है, जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर जो होता है, जिसके अंदर तापीय संचरण नहीं होता। आप लोग देखते भी हैं, यदि रबर का कोई वस्तु है उसमें ताप का संचरण नहीं होता है। और हम अच्छे से, जैसे तवा है या फिर कोई भी गर्म वस्तु है, उसको हम प्लास्टिक से पकड़ सकते हैं, रबर से पकड़ सकते हैं। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। रबर एक बेहतरीन इंसुलेटर होता है जो तापीय संचरण को रोकता है। इसे गर्मी से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताप से बचाने के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो गति के परिवर्तन को आप लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन सी, त्वरण बोलते हैं। गति की परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और बताया गया है गति में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं, जो समय के साथ गति में बदलाव को दर्शाता है या मापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गति की माप किस इकाई में की जाती है? जो गति होती है उसको हम किस इकाई में मापते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड में मापते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गति के किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आपको बताना है, त्वरण। इसका भी सही जवाब हो जाएगा। गति के किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण के बारे में तो हमने पढ़ भी लिया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो 2 कक्षों में तरल पदार्थों का प्रवाह नियंत्रित करता है? 2 कक्षों में तरल पदार्थों का नियंत्रण करता है। ठीक है, ऑप्शन ए, पंप कहलाता है। उसको हम क्या बोलेंगे? पंप कहेंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पंप वह यांत्रिक यंत्र है जो तरल पदार्थों का प्रवाह नियंत्रित करता है, जैसे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पंप करना या पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो बल को कम करता है और गति को बढ़ाता है? तो इसके लिए आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, गियर जो होता है वह यांत्रिक जो बल होता है उसको कम करता है और गति को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो
तो इसके बारे में हमने पढ़ा भी है और पढ़ लेते हैं। गियर का उपयोग बल को कम करने और गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह यांत्रिक यंत्र गति को परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लंबे समय तक किसी वस्तु को चलाने के लिए कौन सी ऊर्जा स्रोत सबसे उपयुक्त होती है? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परमाणु ऊर्जा जो है लंबे समय तक किसी वस्तु को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और परमाणु ऊर्जा लंबे समय तक काम करने के लिए उपयुक्त होती है और क्योंकि यह बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है और इसका स्रोत लगभग समाप्त नहीं होता। जैसे और अन्य स्रोत हैं, जैसे कोयला है जिससे हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो एक तरह से ख़त्म हो सकता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा ऐसा ऊर्जा है जिससे मतलब जो ख़त्म होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसार में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन जो है संसार में सबसे हल्का तत्व माना जाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और ये सबसे हल्का माना जाता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। संसार का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन माना गया है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण वायु के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जो साधारण वायु होती है उसका अपवर्तनांक 1 माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके बारे में बता दें दोस्तों, साधारण वायु का अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है। इसका मतलब यह है कि वायु में प्रकाश की गति में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब किसी वस्तु को निरंतर एक दिशा में बल लगाया जाता है तो वह वस्तु क्या करती है? लगातार यदि हम किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो वो वस्तु क्या प्रतिक्रिया करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गति में परिवर्तन कर देती है। वो अपनी गति में परिवर्तन कर देती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और बताया गया है जब किसी वस्तु पर निरंतर बल लगाया जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। वह या तो तेजी से बढ़ती है या उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। जिस आकार की वह वस्तु होती है उस पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, स्नातक में गर्मी का संचरण किस रूप में होता है? तो स्नातक में गर्मी का संचरण बताना है किस रूप में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडक्शन के रूप में होता है। कंडक्शन के रूप में किया जाता है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंडक्शन जो होता है उसमें गर्मी का संचरण सीधे माध्यम से होता है, जैसे धातु में होता है। यह सबसे आम रूप होता है जब गर्मी एक ठोस पदार्थ से दूसरे ठोस पदार्थ में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य तापमान पर सबसे ज़्यादा तापीय चालकता वाला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा तापीय चालकता जो सामान्य ताप पर होता है उसका पदार्थ का नाम बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तांबा तापीय चालकता में उत्कृष्ट होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा माना जाता है। यह सबसे अच्छे तापीय चालक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो सटीक रूप से मिलते हुए चक्कों से गति और बल को बदलता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन ए गियर होता है। इसका सही जवाब गियर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में समझ लेते हैं। गियर 2 चक्कों के रूप में काम करता है और गति तथा बल को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के कर्षण बल और द्रव्यमान के बीच क्या संबंध होता है? आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। क्या क्या? कर्षण बल और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और यहाँ बताया भी गया है कर्षण बल और द्रव्यमान के बीच सीधा संबंध होता है, यानी जब द्रव्यमान बढ़ता है तो कर्षण बल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी स्थिति को स्थिर बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन डी वस्तु हो जाएगी। वस्तु हो जाएगी क्योंकि जब किसी वस्तु पर हम बाहरी बल जब तक नहीं लगाते हैं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती। यहाँ बताया गया है किसी भी वस्तु की स्थिति स्थिर रहती है तब तक जब तक उसमें कोई बाहरी बल प्रयोग नहीं करता है। और ये न्यूटन के पहले नियम के अनुसार होता है, जिसको हम जड़ता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो जो ध्वनि की गति होती है वो वायु में कितनी है बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 340 मीटर पर सेकंड होती है वायु में गति ध्वनि की बताया गया है। इसका थोड़ा बारे में समझ लेते हैं। वायु में ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकंड होती है। यह तापमान पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे ध्वनि का प्रसार भी बढ़ता जाता है। किसे काम का सिद्धांत कहा जाता है? काम का सिद्धांत बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य ऊर्जा प्रमेय को कार्य का या काम का सिद्धांत कहा जाता है।
और इसके बारे में बता दें दोस्तों, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु को कार्य करते समय उसकी ऊर्जा बदलती है। किसी वस्तु में हम जब कार्य करते हैं तो उसकी ऊर्जा बदलती है और यही काम का सिद्धांत कहलाता है, यही सिद्धांत बोलता है, कार्य का सिद्धांत यही चीज़ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी पदार्थ की परमाणु संरचना धनात्मक होती है। किस परमाणु की होती है परमाणु संरचना धनात्मक, तो इसको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा धातु। जो धातु की परमाणु संरचना होती है वो धनात्मक मानी जाती है। और बता दें धातुओं की परमाणु संरचना धनात्मक होती है, जिससे उसका घनत्व और कठोरता बढ़ती है। ठीक है, घनत्व और कठोरता धनात्मक होने के कारण बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में सबसे बड़ी ग्रह प्रणाली कौन सी है। तो बताना है सबसे बड़ी ग्रह प्रणाली का नाम बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सूर्य ग्रह प्रणाली है जो सबसे बड़ी अंतरिक्ष में प्रणाली मानी जाती है। यहाँ इसके बारे में बताया गया है, सूर्य ग्रह प्रणाली हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रह प्रणाली मानी जाती है, जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोल पिंड शामिल होते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य तापमान पर गंध और स्वाद का किस तत्व से संबंध होता है। तो किस तत्व से संबंध है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन से संबंध होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें दोस्तों कि जो गंध और स्वाद का संबंध मुख्य रूप से कार्बन से होता है, क्योंकि कई रासायनिक यौगिक में कार्बन तत्व होता है। मतलब जितने भी तत्व बने होते हैं, जितने भी हमारे वायुमंडल में या फिर मान के चलिए पूरे संसार में वस्तु हैं, उसमें सब में कार्बन की मात्रा होती है। तो वही चीज़ बताया गया है कि सभी में जो गंध और स्वाद का संबंध होता है वो कार्बन से ही माना गया है, और जो इन गुणों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप किसी वस्तु की गति में परिवर्तन के लिए क्या जिम्मेदार मान सकते हैं। यदि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बल जिम्मेदार होता है। यदि हम किसी वस्तु में बल लगाते हैं तभी उसकी गति में परिवर्तन होता है, और ये न्यूटन के गति का पहला नियम कहता है। ठीक है, जिसको हम जड़ता का नियम बोलते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा का मुख्य संचरण क्या कहलाता है। तो ऊष्मा का मुख्य संचरण आप लोग बताइए क्या कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कंडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंडेंसन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्मी सीधे संपर्क के माध्यम से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रवाहित हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सड़क पर गड्ढे क्यों होते हैं। तो जो सड़कें देखते हैं आप लोग, चलते भी हैं, उसमें गड्ढे होने का कारण क्या है। इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऊष्मीय विस्तार। ऊष्मीय विस्तार के कारण सड़क में गड्ढे हो जाते हैं। सड़कों पर गड्ढे होने के कारण होने का कारण क्या है, उसमें होने वाले ऊष्मीय विस्तार होता है, जिससे सामग्री में दरारें और गड्ढे उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होने के कारण वहाँ का वायुमंडल उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का पहला नियम आप सभी को पता है क्या कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वह वस्तु कोई भी वस्तु, क्या बोल रहा है, कोई भी वस्तु अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं करती है जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं प्रयोग किया जाता। यही न्यूटन का पहला नियम कहलाता है, जिसको हम जड़ता का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वह कौन सा यांत्रिक यंत्र है जो घूर्णन के बल को संतुलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन सी, पुली होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, पुली हो जाएगा सही जवाब। और इसके बारे में बता दें, पुली एक यांत्रिक यंत्र है जो घूर्णन के बल को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह दिशा और गति दोनों में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। किस पदार्थ में उच्चतम चालकता होती है। सबसे ज़्यादा चालकता वाला पदार्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए, तांबा। जितना यहाँ दिया गया है इसमें तांबा जो है सबसे ज़्यादा उच्चतम चालकता वाला पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किसे बोला जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्रतिरोध को। विद्युत का प्रतिरोध होता है उसको हम प्रतिरोध ही बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसे जो प्रदर्शित करने का चिन्ह होता है दोस्तों, इसको हम ओम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका प्रतीक ये माना जाता है। आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, शून्य तापमान पर वायु का घनत्व क्या होता है। यदि 0 डिग्री तापमान है तो उसमें वायु का जो घनत्व होगा वो कितना माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक होता है।
ये 0 डिग्री तापमान है उसमें वायु का घनत्व ज़्यादा माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ बताया भी गया है 0 पर वायु का घनत्व अधिक होता है क्योंकि कम तापमान में गैसों के अणु जो हैं धीमे हो जाते हैं और उनका घनत्व बढ़ जाता है। यदि गैस है उसको जैसे हम गर्म करते हैं तो उसके अणु दूर हो जाते हैं और उसका घनत्व कम हो जाता है। तो इसी से सिद्ध होता है कि यदि हम ठंडी वायुमंडल है या ठंडी हवा है तो उसमें वायु का घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तापमान है तो उसमें वायु का घनत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्या पदार्थ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एक दिशा में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हाँ या ना में आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है जिससे इसे डीसी या डायरेक्ट करंट कहा जाता है। डायरेक्ट करंट एक दिशा में प्रवाहित होती है और उसका जो होता है दिशा हमेशा एक दिशा होती है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 से कम क्वेश्चन लिए गए थे इसमें, क्योंकि मेरे यहाँ घटना घट गई है, मेरे सिस्टर का डेथ हो गया है। आप लोग सभी भगवान से, ईश्वर से अपने प्रार्थना करिएगा उनकी आत्मा को शांति दें। और जैसे ही जो भी क्रियाकलाप होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो समाप्त हो जाता है तो मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, लॉन्ग वीडियो और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो भी लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए और भगवान से प्रार्थना जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। ये टाइम मिला तो कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।